नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। झारखंड की सियासत में बड़ी हलचल। सीएम सोरेन ने बुलाई विधायक दल की बैठक। कल शाम 4:30 बजे विधायक दल की यह बैठक होगी। लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर चर्चा होगी। सीएम सोरेन के पद छोड़ने की अटकलें तेज हो गई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें। लैंड स्कैम मामले में हेमंत सोरेन का बयान दर्ज करने के लिए ईडी की 2 दिन की डेडलाइन खत्म होने के बाद से ही झारखंड की राजनीति अब गरमाई हुई है। कल एक बड़ी बैठक अब बुला ली है हेमंत सोरेन ने। कल शाम 4:30 बजे विधायक दल की बैठक होगी और संभावना यह जताई जा रही है कि बुधवार को कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति भी बन सकती है। तो झारखंड में एक सियासी हलचल। हेमंत सोरेन की मुश्किलें जब से बढ़ी हैं उसके बाद से यह कयास लगाए जाने लगे कि हो सकता है हेमंत सोरेन अपना सीएम का पद छोड़ें। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि क्या कल्पना सोरेन को लेकर सहमति बन जाएगी। बिल्कुल, और सीएम सोरेन ने विधायक दल की बैठक बुला ली है। जिस तरह से वो कई अलग अलग मामलों में फंसते नजर आए, ऐसे में क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ये वो नाम होगा जिन्हें अब सीएम बनाया जा सकता है, जिनके नाम की चर्चा हो सकती है? क्योंकि इस बार 2024 में लोकसभा चुनाव भी है और झारखंड की अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव भी। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, क्या जानकारी? कल विधायक दल की बैठक बुलाई गई है जेएमएम की। राजीव, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी, आप बिल्कुल मिल रही है। राजीव, कल जेएमएम की बैठक होने वाली है विधायक दल की। हाँ, देखिए, बिल्कुल झारखंड की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है और ऐसा कहा जा रहा है कि जो विधायक दल की बैठक हो रही है बहुत ही अहम है, क्योंकि लैंड जो स्कैम हुआ था उस मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 7वां समन भेजा था। हालांकि उसमें अभी तक हेमंत सोरेन शामिल नहीं हुए थे, लेकिन उनको एक डेडलाइन दिया गया है कि उन्हें 7 दिन के अंदर जो है अपना जवाब देना है। यदि वो शामिल नहीं समन के बाद वो ईडी के सामने नहीं गए हैं तो 7 दिन के अंदर उनको पक्ष रखना है। वो 5 जनवरी को पूरी हो रही है। तो इस तरह से ये बड़ा अहम है और चर्चा इस बात की जोर शोर से हो रही है कि यदि ईडी ने उनके ऊपर कार्रवाई की तो उनकी पत्नी, उनकी धर्म पत्नी जो है वो कल्पना सोरेन, उनके मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लग सकता है। लेकिन इसी बीच जो है भाजपा ने एक नई बहस छेड़ दी है। बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के झारखंड के, उन्होंने महाराष्ट्र के एक निर्णय का हवाला दिया है और कहा है कि जेएम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसके एक विधायक सरफराज अहमद ने अपने विधानसभा से इस्तीफा दिया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि वहीं से कल्पना सोरेन को चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि महाराष्ट्र के हाई कोर्ट का एक निर्णय है जिसके तहत अगर किसी स्टेट में अगर 1 साल के अंदर चुनाव होने बाकी होंगे तो वहां पर दोबारा किसी विधानसभा में उपचुनाव नहीं होंगे। तो ये बड़ा पेच फंसा रहा है और इनका कहना है कि इनके लिए वो राजीव, ये तय करना तो चुनाव आयोग का काम है, वो चुनाव आयोग अपने हिसाब से देख लेगा, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति बन जाएगी और बन अगर जाती है तो आने वाले वक्त में जेएमएम के लिए चुनौतियां कितनी हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी इसी साल है। देखिए, बिल्कुल अगर कल्पना सोरेन को झारखंड का सीएम बनाया जाता है तो झारखंड की चुनौतियां बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको अभी राजनीति का अनुभव नहीं है, उन्होंने कोई चुनाव भी नहीं लड़ा है, वो केवल हेमंत सोरेन की पत्नी है। तो निश्चित तौर पर उनके सामने और झारखंड के सामने, झारखंड सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी। न सिर्फ सरकार चलाना बल्कि आने वाले समय में 2024 में लोकसभा चुनाव है और विधानसभा भी चुनाव होने हैं। तो निश्चित रूप से चुनौती है। लेकिन उनके नाम पर मोहर लगाने से पहले अभी जेएमएम को काफी मंथन करना होगा
हालांकि बिल्कुल जेल में राजीव, बैठे देखिए जिस तरह से लगातार अब अटकलें लगाई जा रही कि कल्पना सोरेन ये नाम हो सकता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद जिन्हें की जिम्मेदारी सौंपी जाए। आपको याद होगा इससे पहले भी जब उन्हें बुलाया गया था, समन भेजा गया था, वो नहीं पहुंचे, उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वहां से भी राहत नहीं मिली, लेकिन तब भी कल्पना सोरेन के नाम की चर्चा हो रही थी। लेकिन बावजूद इसकी जो समय सीमा है वो बढ़ी और जिम्मेदारी हेमंत सोरेन के पास ही रही। तो क्या ये समझा जाए कि विधायक दल की बैठक में अगर चर्चा होती है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर समन के बावजूद नहीं पहुंचते हैं तो उनके पास अभी भी कुछ अधिकार बाकी है और विधायक दल की बैठक में अभी यही चर्चा होगी कि समन पर क्या करना है? देखिए, बिल्कुल, चूंकि विधायक दल की बैठक अचानक बुलाई गई है, इसका मतलब यही है कि इन दोनों बातों पर मंथन होगा। पहला तो ये कि अगर ईडी ने कोई कार्रवाई की और उनको इस्तीफा देना पड़ा तो वहां के झारखंड का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो अभी सबसे बड़ा नाम चूंकि इनकी धर्म पत्नी है तो इन्हीं का नाम सबसे आगे चल रहा है। कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी सत्ता में बैठा हुआ आदमी किसी और को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि कल्पना सोरेन को वो मुख्यमंत्री बनाएंगे। साथ में यदि उन ईडी ने कार्रवाई की तो सरकार कैसे चलेगी, सरकार को कैसे चलाना है, चुनौतियां हैं, वो तमाम चीजों को, क्योंकि हेमंत सोरेन हो सकता है इनको जेल जाना पड़े या उनको जिम्मेदारी उससे मुक्त कर दिया जाएगा, तो उस स्थिति में कैसे काम होगा, ये तमाम बिंदु हैं जिस पर विधायक दल की बैठक होगी और सहमति ली जाएगी और तभी कोई बड़ा निर्णय होगा। राजीव, बिहार झारखंड की अगर बात कर ली जाए तो सियासत ऐसी रही है जिसे हर कोई समझ ले, इतना आसान भी होता नहीं है। तो ऐसे में हेमंत सोरेन की पत्नी अगर सीएम बनती हैं, पार्टी को इंटैक्ट रख पाना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तक की स्थिति ऐसी रही है कि हेमंत सोरेन हो या उनके पिता रहे हों, उन्होंने पार्टी को इंटैक्ट रखा, लेकिन इनके पास, कल्पना सोरेन के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो पार्टी को इंटैक्ट रख पाएंगी? देखिए, मैंने जैसा पहले ही बताया कि कल्पना सोरेन को राजनीति का अभी एबीसीडी भी ज्ञान नहीं है, लेकिन चूंकि उनके घर में ही मुख्यमंत्री, उनके जो ससुर थे वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं हेमंत सोरेन के अलावा, तो राजनीति का ककारा वो घर में पढ़ी जरूर है, लेकिन राजनीति का एबीसीडी जो उनको आके सामने फ्रंट पे लड़ना है वो तो कभी उन्होंने नहीं लड़ा है। तो ऐसी स्थिति में पार्टी को इंटैक्ट रखना और सरकार को चलाना ये दोनों एक बड़ी महत्वपूर्ण चुनौती है। लेकिन देखिए, इससे पहले हम देख चुके हैं बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे उदाहरण ऐसे हमें मिल जाएंगे जहां सीएम को किसी वजह से अगर इस्तीफा देना पड़ा है तो उनकी पत्नी जो है कमान संभाली है। उसका उदाहरण हम बिहार में देख सकते हैं कि लालू प्रसाद को चारा घोटाले में जब जेल जाना पड़ा था तो उनकी पत्नी भी घरेलू महिला थी और उनको बनाया गया और बहुत ही ताकतवर मुख्यमंत्री बन के निकली थी राबड़ी देवी। तो ये है। लेकिन वहां रघुवंश बाबू थे जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी उस समय संभाल रहे थे। रघुवंश बाबू की भूमिका निभाने वाला जेएमएम में कौन नजर आता है? देखिए, ऐसा तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि उनके बदले, लेकिन एक जरूर है कि जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें एक टीम बनाने का प्रयास होगा, एक अधिकारियों का टीम बनाने का प्रयास होगा और जो एक मंत्री, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनका एक टीम बनेगा और दोनों टीम जो नए मुख्यमंत्री बनेगा, कल्पना सोरेन बनती है तो ऐसी चर्चा है कि उनको टीम को, उनको सहायता करने के लिए ऐसी टीम बनाई जा सकती है जिससे कल्पना सोरेन को अगर सरकार चलाने का मौका मिला तो दिक्कतें ना हो। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड की सियासत में एक बहुत बड़ी हलचल ये है कि कल विधायक दल की बैठक बुलाई है हेमंत सोरेन ने, जहां हो सकता है कि कल्पना सोरेन के नाम पर चर्चा हो और उन्हें अगला मुख्यमंत्री बनाया जा सके। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पूजा, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा फैसला, दूसरे दलों के नेताओं को बीजेपी में शामिल करने पर फैसला। राज्य स्तर पर हरी झंडी के बाद ही होंगे शामिल। दूसरे दलों के नेताओं को लेकर बनाई गई है कमेटी। केंद्र में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। कमेटी में 4 केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। साथ ही केंद्र के साथ मिलकर बनेगी एक राज्य स्तरीय कमेटी और कमेटी में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी शामिल होंगे। तो वहीं भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, तरुण चुंग और साथ ही सुनील बंसल भी इसमें शामिल होंगे। तो देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में अब बीजेपी अपने लेवल पर रणनीति बनाने में जुट गई है।
अब देखिए, जो दूसरे दलों से नेता आते हैं उनको लेकर के एक कमेटी बनाई गई है। अगर कोई बड़ा नेता आता है बीजेपी में तो ये कमेटी की बहुत बड़ी भूमिका होगी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। और आपको बता दें कि 4 नाम इसमें शामिल किए गए हैं। ये कमेटी जो बनाई गई है, तो मनसुख मांडविया जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं केंद्र में, इनके कंधों पर एक और बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। राज्य स्तर पर हरी झंडी मिलेगी और उसके बाद जाकर के ही बीजेपी में उनकी एंट्री हो सकेगी। तो आपको बता दें कि बीजेपी 2024 के चुनाव के लिए एक खास रणनीति पर अब काम कर रही है। और हम सभी जानते हैं कि बीजेपी चुनावी मोड में तो होती है, लेकिन बीजेपी का मोड जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है, सबसे अलग होता है, सभी पार्टियों से अलग होता है। और इस बार भी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने एक अलग ही रणनीति बनाई है कि अगर कोई दूसरी पार्टी का बड़ा चेहरा आता है बीजेपी में तो फिर अलग अलग तरीके से हरी झंडी लेनी होगी, तब जाकर के वो बीजेपी में शामिल हो सकेंगे। और राज्य स्तर पर हरी झंडी के बाद ही उन्हें शामिल किया जाएगा। दूसरे दलों के नेताओं को लेकर कमेटी का गठन किया गया है और साथ ही केंद्र में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या जानकारी? कमेटी बनाई गई है, अगर दूसरे पार्टियों से कोई बीजेपी में शामिल होता है तो अब शामिल हो पाना इतना आसान नहीं होगा। आनंद, आवाज मिल रही है आपको मेरी? एक बार फिर दोहराएंगे क्वेश्चन प्लीज। आनंद, जो बीजेपी ने कमेटी बनाई है, ये कमेटी काम क्या करेगी? दूसरी पार्टियों से अगर नेता आते हैं तो क्या यही कमेटी हरी झंडी देगी? जी बिल्कुल, अगर इस कमेटी की बात की जाए तो दरअसल इस कमेटी का मेन मोटिव 2024 के लोकसभा चुनाव में होगा, जहां पार्टी के लिए प्रचार से लेकर तमाम पॉलिसीज, क्या क्या मुद्दे उठाए जाएंगे, कैसे उठाए जाएंगे, और वो नेता जो कि दूसरी पार्टी से बीजेपी की तरफ आएंगे उनके कैरेक्टर से लेके क्या कोई आरोप तो नहीं लगा, करप्शन का आरोप नहीं लगा, कोई भी गंभीर आरोप जिससे पार्टी को कहीं ना कहीं उसकी इमेज को लेकर कहीं नुकसान हो सके, उसको लेकर एक कमेटी बनाई गई जिसमें खुद 4 केंद्रीय मंत्री हैं और 2 राष्ट्रीय महासचिव हैं। और अगर बात की जाए केंद्र के लेवल पे, उसके साथ साथ स्टेट लेवल पे भी कमेटी बनाई जाएगी जहां 2 सदस्य होंगे और वो जब तक हरी झंडी नहीं देते हैं, दरअसल तमाम जो भी बीजेपी या तमाम पार्टी से आएगा उसमें देखा जाएगा कोई बड़े आरोप नहीं है स्टेट लेवल से, कहीं ना कहीं बीजेपी को उससे उसकी इमेज से नुकसान ना हो पाए, वो तमाम चीजें देखी जाएंगी। और उसके साथ साथ यही 2 व्यक्ति जो स्टेट पे बैठे होंगे उन्हीं की जिम्मेदारी होगी कहीं ना कहीं चुनाव को जमीनी स्तर तक ले जाने की, उस पॉलिसीज को जो भी इंप्लीमेंट की जाएगी उसके साथ साथ तमाम चीजें कि जैसे सेंटर चाहता है कि किसी मुद्दे को उठाना चाहता तो उन 2 अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि इसको आगे बढ़ाया जा सके और ग्रास रूट लेवल तक यानी पंचायत सिस्टम तक ले जाया जा सके। तो आप समझिए जहां 4 बड़े मंत्री हो जो बड़े रिफॉर्म्स ला रहे हो, तमाम सरकार से लेकर पार्टी से उसकी जिम्मेदारी दी गई है, उनके साथ साथ कोशिशें की गई हैं कि तमाम चीजें जो पार्टी देखे, पॉलिसीज देखे, प्रचार देखे, उसको चीजों को नीचे तक ले जा सके। तो उसको लेकर कंट्री जो पार्टी ने 4 जो बड़े केंद्रीय मंत्री हैं उनके साथ साथ 2 राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी माने कुल 6 लोगों की कमेटी बनाई गई और यही 6 लोग तमाम रिपोर्ट करेंगे खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को। तो इसको लेकर आप समझ सकते हैं कि लगातार 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी कोर कसर शुरुआत कर दी है और हर वो संभव कोशिश की जा रही है कि 2024 में एक रणनीति के तहत बीजेपी उतरे और उस रणनीति में कहीं ना कहीं उसको जीत दिलाई जा सके। जी बिल्कुल, और जानना चाहेंगे आनंद आपसे ये भी कि इस कमेटी में कौन से वो 6 मंत्री हैं जिन्हें जगह दी गई है और एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है ताकि दूसरी पार्टी से अगर कोई सदस्य या फिर कोई मंत्री आता भी है भारतीय जनता पार्टी में तो उन्हें हरी झंडी देने के लिए कोई गाइडलाइन तैयार की जाएगी? जी बिल्कुल, अगर इस बात करें कमेटी की तो उसमें 6 मेंबर हैं जिसमें से 4 केंद्रीय मंत्री हैं, खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उसके साथ साथ अश्विनी वैष्णव के साथ भूपेंद्र यादव और उसके साथ साथ तमाम वो मंत्री जो कि आप देखिए अपने मंत्रालय में उन्हें कई रिफॉर्म्स लेकर आए हैं। शिक्षा में खुद शिक्षा नीति नई आई, अश्विनी वैष्णव तमाम वंदे भारत से लेकर अमृत भारत तमाम ट्रेन हैं जो कि एक कहीं ना कहीं रेल मंत्रालय में एक रिफॉर्म्स लेकर आए हैं और उन्हीं के तमाम कंधों पर जिम्मेदारी होगी कि पार्टी की जो लाइन है, जो प्रचार की पॉलिसी है, जिन मुद्दों को पार्टी उठाना चाहती है उसको जमीन स्तर तक ले जाए,
हर वो व्यक्ति 140 करोड़ की आबादी तक कहीं ना कहीं पार्टी चाहती है कि वो उसके मुद्दों को सुने, समझे और उसके अनुसार वोट करे। और यही कारण है कि जो चारों बड़े मंत्री हैं इनकी जिम्मेदारी दी गई है कि इनके साथ साथ 2 राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और सुनील बंसल की अगर बात की जाए तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश से आते हैं, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, बंगाल के प्रभारी हैं, बंगाल और बिहार, उत्तर प्रदेश से कई राज्य हैं जिसको लेकर बीजेपी ने एक खास रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। उन प्रदेशों में जीत मतलब 2024 की जीत सुनिश्चित होना होता है और यही कारण है कि तरुण चुग जो कि प्रधानमंत्री का काम देखते हैं पार्टी की तरफ से, तो आप चीजें को देखिए, इन चीजों को रिलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे बीजेपी एक रिफॉर्म्स की तरफ आगे बढ़ रही है। जो अब आगे होगा वो एक रणनीति के तहत होगा, लोकसभा चुनाव में पार्टी एक रणनीति के तहत जाएगी और यही कारण है कि उनने तमाम जो भी लीडर्स हैं, जो विजनरी लीडर हैं, जो अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कराने में तेज हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें से 4 केंद्रीय मंत्री हैं और 2 राष्ट्रीय महासचिव हैं। अब उनके कंधों पे सेंटर लेवल पे, अगर स्टेट लेवल की बात की जाए, वहां 2 अधिकारी अलग से होंगे जो स्टेट की पॉलिसीज को देखेंगे कि स्टेट पे उसको कैसे ग्रास रूट लेवल तक लेकर जाना है। जी बिल्कुल आनंद, तो बीजेपी की रणनीति सभी पार्टियों से अलग होती है, यह हर कोई जानता है। क्या हम ये मान करके चले कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में कुछ ऐसे नेता अगर पहले आ गए हों जिनको लेकर के विपक्ष सवाल उठाता रहा हो कि हाँ आपकी पार्टी में तो ये दाग के नेता हैं, ये छवि के नेता हैं, उस दाग को, उस छवि को मिटा देना चाहती है ताकि विपक्ष के पास ये मुद्दा कम से कम ना रहे कि हाँ आप बीजेपी के किसी नेता पर उंगली उठा रहे हैं? जी बिल्कुल, आप देखिए विपक्ष की जो पॉलिसी होती है वो लगातार कहीं ना कहीं एक संस्थान जैसे ईडी, सीबीआई, तमाम संस्थानों को लेकर सरकार को घेरती है और वहीं दूसरा सबसे बड़ा सवाल उनका ये होता है कि बीजेपी एक ऐसी गंगा है जहां तमाम भ्रष्ट नेता जाने के बाद साफ सुथरे हो जाते हैं। इसी सवाल के जवाब को देखते हुए बीजेपी ने अब एक रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। सेंटर में एक कमेटी बनाई गई है, सेंटर के साथ स्टेट लेवल पे भी 2 सदस्य होंगे जो तमाम चीजों को छवि से आगे बढ़ने की कोशिश जो है वो बीजेपी कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका आनंद तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, बात करेंगे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी बैठक होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बिल्कुल, और उच्च स्तरीय ये बैठक आज दिल्ली में होगी जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। जीरो टेरर प्लान समेत कई मुद्दों पर मंथन होगा। कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा होगी। एनएसए डोभाल, एलजी मनोज सिन्हा भी इसमें शामिल होंगे। तो दिल्ली में आज जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। जो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं धरातल पर आखिर उनका कितना प्रभाव अब तक पड़ा है और अनुच्छेद 370 हटाने के बाद आखिर जम्मू कश्मीर पहले से कितना बदला है और क्या बदलाव हो सकते हैं, किस तरह से जम्मू कश्मीर का विकास हो सकता है, किस तरह से जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से मुक्ति मिल सकती है। इन तमाम मुद्दों को लेकर होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो आज बैठक करेंगे। उच्च स्तरीय बैठक होगी जिसमें एनएसए डोभाल और एलजी मनोज सिन्हा शामिल होंगे। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ चीजें आपको बता देते हैं। दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर एक बड़ी बैठक आज होने वाली है। इस बैठक की अध्यक्षता करते नजर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और मीटिंग में जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा होगी। सिक्योरिटी ग्रिड एरिया डोमिनेशन प्लान पर चर्चा होगी। साथ ही यूएपीए से जुड़े मामले और जीरो टेरर प्लान पर भी चर्चा होगी। साथ ही आपको बताते चले कि शाह जम्मू कश्मीर की विकासी परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। तो देखिए आपको बता दें 13 जनवरी 2023 को जम्मू कश्मीर की स्थिति पर हाई लेवल मीटिंग पहले भी हुई थी और अब एक बार फिर से ये मीटिंग हो रही है, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने को लेकर के डेडलाइन भी आ चुकी है। अब ऐसे में यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कितनी जल्दी पुख्ता की जाए, इसको लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रयास हैं। और पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर की स्थिति बेहतर होती गई है, उसे और कैसे बेहतर किया जाए, ये प्रयास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का।
तो चलिए आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।